नमस्कार दोस्तों, हम आज जो चैप्टर एनआईओएस क्लास 12 उसका जो चैप्टर 4 है उसका पार्ट 1, 2 तक पढ़े थे। अब इस चैप्टर का अगला पार्ट है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ तक जो बावरलर चिड़ियों की 3 प्रजातियों जो जंगल में कीटों की भोजन के रूप में विभिन्न 3 स्तरों की खोज करती विभिन्न प्रकार की निकेतों को देती है। इस प्रकार अपन ने ये पढ़ा था। अब जो जंतुओं के निज महत्वपूर्ण भोजन संसाधन और आश्रय है पाद आश्रय, जबकि पादपों के संदर्भ में नमी और पोषक तत्व फास्फोरस क्षेत्र 4.5 में निकेत का दर्शाया गया है। जो मतलब पादप है पादप है जो नमी में जो फास्फोरस और नाइट्रोजन पाए उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और पादपों से जो ये जीव जंतु दिख रहे हैं, मुर्गी है, जो ये गाय है, ये चीजें ये जो भोजन प्राप्त करते हैं, जो मानव पारिस्थितिकी का ये जो निकेत है, जो मानव पारिस्थितिकी का निकेत है। अब जो पाठ का प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी जीवों के पारस्परिक वातावरण, जीवों जीव जीवों का वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है, उसी को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। जो जीवों का पारिस्थितिकी के साथ जो वातावरण के साथ परस्पर संबंध है, उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसी को ही पारिस्थितिकी। अब निकेत निकेत किसी प्रजाति है, प्रजाति के जो क्रियाकलाप है, जो काम है, उसके संबंधों का योग, जिसके द्वारा अपनी उत्तर जीविता बनाए रखता है, वो संसाधनों का उपयोग कराती है, जो निकेत कहा जाता है। अब प्राकृतिकवास और निकेत में अंतर स्पष्ट। प्राकृतिकवास प्राकृतिकवास जो पर्यावास है, उसको भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है, जबकि निकेत में क्रियाकलापों के संबंधों का योग है। क्रियाकलापों और संबंधों का योग है। अब अनुकूलन क्या होता है? प्रत्येक जीव एक पर्यावास में रहने के लिए अनुकूल होता है। प्रत्येक जो जीव है जो पर्यावास में रहने के लिए अनुकूल होता है। अब जैसे जैसे नारियल है, नारियल कहाँ उगता है? नारियल नारियल पानी वाले क्षेत्रों में उगेगा, रेगिस्तान में तो उगता नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार कई प्रकार की जैसे सदाबहार वन है, जो बर्फीले वन है, वो वहीं उगेंगे। यहाँ तो रेगिस्तान जैसी क्षेत्रों में तो उगेंगे नहीं। ठीक है। आप जानते हैं कि नारियल रेगिस्तान में नहीं उगाया जा सकता है, जबकि ऊंट समुद्र में जीवित नहीं। ऊंट भी जो है समुद्र में जीवित नहीं रह सकता, वो रेगिस्तान या कोई स्थलीय इलाके हैं जहां जीवित रहता है। प्रत्येक जीव जो अपने विशिष्ट पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होता है, इसी प्रकार किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीवने की पद्धति, जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है। जो मतलब किसी जीव है, उसकी बनावट, व्यवहार और जीने की पद्धति है, जिसकी सहायता से किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, वो अनुकूलन कहलाता है। मछलियों के क्लोमों और पंखों की उत्पत्ति जलीय पर्यावास के प्रति अनुकूलन के उदाहरण है। जलीय पुष्प जो मछलियों के जो क्लोम है और पंखों की उपस्थिति जलीय पर्यावास के प्रति अनुकूल उदाहरण है। जो उनके जो क्लोम होते हैं और जो उसके पंख है, सल्क, जो पानी में तैरने के लिए काम आते हैं, उसके लिए जो अनुकूलन का उदाहरण है। अब जलीय पुष्प जो पौधों की काष्ठ की उत्पत्ति की अनुपस्थिति तथा अल्प विकसित जड़ तंत्र जलीय वातावरण के अनुकूलन का उदाहरण है। जब जो जलीय पुष्प है, उनकी जो काष्ठ मतलब जो काष्ठ की उत्पत्ति की अनुपस्थिति, जिसमें काष्ठ नहीं उत्पत्ति होता, काष्ठ तो लकड़ी, ठीक है। और अल्प विकसित, उसकी जड़ें हैं जो छोटी होती है, अल्प विकसित होती है, जो जलीय वातावरण के प्रति अनुकूल है, अनुकूलन का उदाहरण है। अनुकूलन का अवलोकन किसी जीव की संरचना जो 4.6 में दिखाया गया है, या व्यवहार या शरीर क्रिया विज्ञान में किया जाता है। अनुकूल का एक आनुवंशिक आधार है और यह विकास के द्वारा उत्पन्न या पूर्ण होता है। इसका अर्थ यह है कि अनुकूल पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुए हैं, ताकि प्रजातियां वातावरण में सफलता के साथ जीवित रह सके। जो वातावरण है उसमें सफलता के साथ जीवित रह सके। पौधों और जंतुओं को जो मतलब जो अनुकूल आनुवंशिक आधार है, मतलब जो
अनुकूलन एक आनुवंशिक आधार है, मतलब जो मानव है, मानव की प्रजाति आएगी, जो पशु है, पशुओं की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, वो पशुओं के जो विकास विकास के द्वारा पूर्ण होता है। इसका अर्थ है कि अनुकूलन पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुए हैं ताकि प्रजाति अपने वातावरण के साथ जीवित रह सके। पौधों और जंतुओं को विशेष वातावरण में जीवित रखने के लिए मूल अनुकूलनों के उदाहरण हैं। अब जो पक्षी की चोंच की बनावट है, जो पक्षी है उसकी चोंच की बनावट कैसी होगी? अब तीखी होगी या मजबूत होगी या, ठीक है, तो वो पेड़ों को, कई पक्षी हैं जो पेड़ों की जो तनों है उनको काट के अपने घोंसले बनाते हैं, करते हैं। तो किसी की लंबी होगी, जो जैसे ये नीचे नीचे दिया गया, लंबी चोंच वाले कीचड़ कृमियों को खींचने के लिए, कीचड़ कृमियों को खींचने के लिए। फर का मोटापन तथा पतलापन, फरें होती है जो इसको फर होते हैं, उसका मोटे क्यों होते हैं और पतले क्यों होते हैं। पक्षियों के परों और पंखों की उपस्थिति, परों और पंखों की उपस्थिति, वातावरण की वृक्षों की सदाबहार और पर्णपाती वन, और पत्तियों और तनों सूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति, इस प्रकार ये बताया गया है। और तोते की मजबूत चोंच गिरीदार फलों को तोड़ने के लिए और उपयोगी होता है। यह चपटी चोंच पानी मछली में कीटों के लिए जो चपटी चोंच होती है, जो पानी में जो बतख वतख होते हैं ना, उनकी चपटी चोंच मछली और कीटों और पादपों से भोजन प्राप्त करने के लिए। अब पक्षियों के चोंच के प्रकारों का अनुकूलन, विभिन्न प्रकार की चोंच विभिन्न प्रकार के भोजन के लिए अनुकूलित है। अब प्रजाति क्या है? प्रजाति को ऐसे समान जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रजाति को ऐसे जो समान जीव है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंतः प्रजनन में सक्षम है। जो ऐसे समान जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रजनन में सक्षम है, जो अपनी पीढ़ी बढ़ाते हैं और सफल संतति यानी बच्चे पैदा करते हैं, जैसे चीता हुआ, शेर है, कमल है और गुलाब विभिन्न प्रजातियों के उदाहरण हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक वैज्ञानिक नाम होता है जिसे संपूर्ण विश्व के लोग समझते हैं। जैसे मानव होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित केवल समान प्रजातियों के सदस्य अंतः प्रजनन करके जनन संतति प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के अपने आनुवंशिक अभिलक्षण है, प्रत्येक प्रजाति उसके आनुवंशिक अभिलक्षण होते हैं जो प्रजाति को अद्वितीय तथा दूसरी प्रजातियों से भिन्न बना देते हैं। अब विविधता, यद्यपि प्रजाति सामान्यतः ऐसे जीवों का समूह है जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं, यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते, मतलब जो प्रजाति है सामान्यतः जीवों का एक समूह है जो स्वतंत्र रूप से प्रजनन, मतलब स्वतंत्र रूप से किसी का मतलब कोई नहीं, वो प्रजाति आपस में ही संतति या प्रजनन कर सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न नस्लों के लोगों के त्वचा के रंग में अंतर, बालों का प्रकार, जैसे किसी को घुंघराले सीधे बाल, रुधिर मतलब खून का प्रारूप, मानव प्रजाति में विविधता कैसे है? किसी का, अब देखो मानव प्रजाति में किसी का रंग अलग होगा त्वचा का, किसी के बाल घुंघराले होंगे, किसी की जो क्षेत्र विशेष से उनकी हाइट बड़ी होगी या कम होगी, और बाल घुंघराले, आंखों का कलर भी अलग हो सकता है। इसी प्रकार मानव जो ये चीजें हैं, मानव के जो रुधिर रक्त होता है, रक्त या खून के उसके प्रारूप होते हैं, जैसे ए बी ओ, ये जो प्रारूप है वो विविधता को दर्शाता है। इसी प्रकार जो गायों कुत्तों बिल्लियों आदि की विभिन्न आकार और प्रकृति इन प्रत्येक प्रजातियों की विविधता का उदाहरण है। पौधों में लंबी और छोटी मटर की किस्में, पौधों की अब लंबी और छोटी मटर की किस्में जो डार्विन ने दिखाया है, जो मटरों पे जो उन्होंने रिसर्च किया था, तो उसमें कई मटर बड़े हो रहे थे, कई छोटे हो रहे थे। इसी प्रकार बैंगन के विभिन्न आकार और आकृति वनस्पति प्रजाति में विविधता को दर्शाते हैं। विविधता कैसे? विविधता मतलब वेरिएशन, आकस्मिक परिवर्तन का परिणाम, आकस्मिक मतलब अचानक ही परिवर्तन होते हैं। स्पर्धा और प्रकृति चयन इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन सी विविधता सफल होगी और जीवित रहेगी। ठीक है, ऐसी विविधताएं जो किसी प्रजाति को उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने में जो उसको अस्तित्व को बनाए रखने और संघर्ष करने में सहायता प्रदान करती है, उसको बढ़ावा मिलता है। अब आम, बैंगन और
आम, बैंगन और प्रक आम, बैंगन आदि के आकार और आकृति में बहुत अधिक विविधता का अवलोकन किया जा सकता है। अब जैसे ये नीचे जो कुत्तों की विभिन्न प्रकार की 4 प्रकार की अलग-अलग प्रकार की कुत्तों की प्रजातियाँ बताई गई। इन चारों प्रकारों में कुत्तों की समष्टियाँ कुत्तों की समस्या एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती है, परंतु ये सभी आपस में प्रजनन कर रहे हैं। तो मतलब अलग भले दिखा, लेकिन ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं और जनन संतान की संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार मानव के भले रक्त अलग हो, शकल अलग हो, हाइट में, लेकिन आपस में वो प्रजनन मानव कर सकता है। सच में ये चारों ही प्रकार के कुत्ते कैनिस ल्यूपस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड बेलेस द्वारा 1859 में प्रतिपादित किया गया था। आनुवंशिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ साथ इस सिद्धांत का विस्तार हुआ। जो जैव विकास का सिद्धांत डार्विन और अल्फ्रेड बेलेस 1859 में प्रतिपादित किया गया था। आनुवंशिकी क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ इस सिद्धांत का आनुवंशिक क्षेत्र में जिस प्रकार प्रगति हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो यह नव डार्विनवाद वो एक वाद हो गया, एक सिद्धांत हो गया, नव डार्विनवाद के नाम से प्रचलित हुआ। इस सिद्धांत की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं। जीवों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न करते हैं। जीवों में ये क्षमता होती है, मतलब जो अधिक से अधिक संतानों को उत्पत्ति पैदा करे और जो वातावरण के अनुकूल होती है। अब उत्परिवर्तन आनुवंशिक पदार्थ में एक ऐसा परिवर्तन जो डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि के कारण उत्पन्न होता है। जो उत्परिवर्तन है, जो मतलब आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण जो डीएनए की प्रतिकृति में जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो डीएनए की कॉपी बनाते हैं, प्रतिकृति बनाते हैं, उसमें जो कुछ त्रुटि हो जाती है, तो इसके कारण समष्टि जीवों में नई जीवन उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन, लैंगिक जीवन जनन करते हैं, जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन प्रत्येक पीढ़ी में नए जीनों का संयोजन के कारण है। इसे क्या पुनर्संयोजन भी कहा जाता है। इस प्रकार एक ही प्रजाति के सदस्यों में विविधता पाई जाती है। एक ही प्रजाति के सदस्यों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है और वे यथार्थ समरूप नहीं होते हैं। विविधता वंशागत होती है। विविधता क्या होती है, वंशागत होती है। विकास परक बल, जिसे डार्विनवाद में प्रकृति वर्ण का नाम दिया गया है, उन सभी विविधताओं का चयन करता है जो जीवन को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाता है। विकास परक डार्विन बल, जिसे प्रत्येक वर्ण नाम दिया है, उन विविधताओं उदाहरण जीन का चयन करता है जो जीव को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने में सहायक होता है, जो वातावरण को अनुकूल बनाता है। प्रकृति वर्ण के कारण समष्टि में इस प्रकार के जीनों का अधिक जनन होता है। वे जीव जो वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए उत्तम अवसर प्राप्त होता है। वे जनन करने की आयु को पहुंचकर अपनी संतति में उपयुक्त अनुकूलनों को स्थानांतरित कर देते हैं। जो वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, उन्हें जीवित रहने में उत्तम अवसर प्राप्त होता है, जनन करने की आयु पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जैव विकास के कारण प्रजातियों में विविधता एवं अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। अब देखो, दो खरगोश हैं, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप सारी संतति उत्पन्न होती है। इन दोनों खरगोशों में जो मेल फीमेल है उनमें, और पर्यावरण में सहायता मिलती है, जिनको पर्यावरण से सहायता मिलती है। अब आनुवंशिक विभिन्नता की संतति के कारण विभिन्न अलग अलग दिखाई दे उत्तरजीविता के लिए और संघर्ष होता है। अब क्या हुआ, इन्होंने पैदा तो कर दिया, अब इसमें कुछ कमजोर बीमारी के कारण मर जाते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ खरगोश दुबले पतले होने के कारण मर जाते हैं, कुछ बीमारी के कारण मर जाते हैं। अब कुछ भोजन पाने की दौड़ में सफल नहीं हो पाते और मर जाते हैं, कुछ को भोजन नहीं मिल पाता, मर जाते हैं। कुछ धीमे खरगोश को शिकारी पकड़ लाते हैं, धीमे होते हैं उनको शिकारी पर, और स्वस्थ शक्तिशाली तेज दौड़ने वाले प्रतिरोधक क्षमता वाले खरगोश जीवित रहते हैं और जनन करते हैं। उनके समष्टि बहुत अधिक दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रकृति वर्ण की प्रक्रिया द्वारा विभेदक का जनन होता है, परिणाम स्वरूप उसका अनुकूलन होता है। तो अपन अब इस चैप्टर तक जो पार्ट 3 है यहीं तक पढ़ेंगे। आगे वाला, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आगे वाला चैप्टर हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।